दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 11 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे से किंगस्टन ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ कवर करूंगा, जिसमें होगा पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड। ठीक, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड होंगे, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक जो करंट 2024 में इस ग्राउंड पर T20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड होगा। टोटल कितने विकेट गिरे हैं उनका रिकॉर्ड बताऊंगा, स्कोरिंग पैटर्न, वेन्यू मैसेज, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमको इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्लेइंग 11, ठीक है, हर प्लेयर का डेटा, वो किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, ठीक, ताकि आपको टीम बनाते वक्त किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको अधिकतर जो मुकाबले होते हैं इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग होते हैं। हाँ, बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जो लो स्कोरिंग मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमको किस प्रकार की टीम, मतलब अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टॉप ऑर्डर प्लस मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के बल्लेबाज उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में खेले या सेकेंड इनिंग में। ठीक, और बात करें अगर गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में भी विकेट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ पहले इनिंग के मुकाबले थोड़ा सा कम विकेट लेते हैं, चाहे पेसर हो या स्पिनर। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 31 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 20 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 11 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 158 रन का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 11 बार मुकाबले जीती है, वो भी जीत सकती है, लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। लेकिन इसी के लिए मैं आपको, इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड भी लेकर आता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये है करंट का रिकॉर्ड 2024 में जो T20 मुकाबले खेले गए हैं, तो उनमें क्या रहा है, टोटल जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 155 रन का। ठीक, तो अगर 5 में से 2 बार बैटिंग फर्स्ट, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि 2 बार बैटिंग फर्स्ट तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। एवरेज स्कोर 155 रन का है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। यहाँ पर कुछ मुकाबले लो स्कोरिंग होते हैं, वो किस प्रकार के रहते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है ना, वो बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर जो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं 140 150 के अराउंड, वरना अधिकतर जो मुकाबले होते हैं यहाँ 160 प्लस वाले, 170 180 के समथिंग वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा मिलेंगे आपको, 160 प्लस वाले। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, तो क्योंकि जब मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ कि भाई अगर कोई भी टीम जीतती है तो उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, कि भाई उन कौन सी टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में, अपोजिशन के बैट्समैन किस फॉर्म में और बॉलर किस फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए क्या कंडीशन रह रही है, सेकंड इनिंग में क्या कंडीशन रह रही है, बॉलर्स को पिच से कितनी मदद है, स्पिनर को कितनी मदद है, पेसर को कितनी मदद है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लेयर का सिलेक्शन कर सकें, है ना। आपने स्पिनर ले लिया, बस स्पिनर को पिच से ज़्यादा मदद है नहीं, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे मौक़ों पर आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कई फैक्टर काम करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे इन 5 मुकाबलों की, तो देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल 65 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, टोटल 44 विकेट गिरे हैं, और सेकेंड इनिंग में 21 विकेट गिरे हैं। इस रिकॉर्ड से क्लियर है जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं उनमें लास्ट के 5 मुकाबलों में अगर 65 विकेट गिरे हैं तो उनमें से 44 विकेट तो फर्स्ट इनिंग में गिरे हैं। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में क्या होंगे, बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेसर भी प्लस स्पिनर भी, लेकिन पेसर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं। और सेकेंड इनिंग में 21 विकेट गिरे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में बैट्समैन थोड़ा सा हावी रहते हैं। ठीक है, परंतु कुछ मुकाबले ऐसे भी हुए हैं जहाँ सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों ने विकेट लिए हैं। अगर मान लो स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं तो पेसर ने 4 से 5 विकेट लिए हैं। तो कुछ मुकाबले ऐसे निश्चित तौर पर रहे हैं। ठीक है, कुछ मुकाबले ऐसे हुए हैं जहाँ सेकेंड इनिंग में 1 या 2 विकेट गिरे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो मैं एक एक जानकारी आपको दे दूँगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी कि भाई क्या
क्या क्या रह रहा है इस ग्राउंड में। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अधिकतर मुकाबले, मेरा अपना अनुमान है कि 160 प्लस का ये मुकाबला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। देखिए एक ये वाला वेन्यू मैच है जो कि 10 नवंबर को ही खेला गया था, ठीक है। और इसमें क्या है, वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है और 182 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 9, और इंग्लैंड ने उसे आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। इसी ग्राउंड में दूसरा मुकाबला भी होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को ध्यान से, स्कोर भी बन रहा है और साथ में विकेट भी गिर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में आसानी से चेज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टीम फर्स्ट इनिंग में, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट इनिंग में हमको बैट्समैन पर भी फोकस करके चलना है, प्लस जो टीम बॉलिंग करा रही है उस पर भी फोकस करके चलना है, ठीक है। सेकंड इनिंग में तो ठीक है बैट्समैन आसानी से चेज कर ले रहे हैं, पर ज़रूरी थोड़ी है कि इस वाले जो मैच खेला जाएगा उसमें भी 183 रन बहुत ही ईजिली चेज हो जाएंगे, 182 रन, ठीक है। तो अगर मैच अलग है तो निश्चित तौर पर बदलाव करके हम चलेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे को समझाऊंगा, ठीक। और दूसरा जो मुकाबला खेला गया था दोस्तों, ये खेला गया था 29 जून को, ठीक है, 2024 में ही खेला गया था, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। तो इंडिया ने 176 रन बनाए और साउथ अफ्रीका 169 पर 8 विकेट के नुकसान पर इतने ही रन मतलब चेज नहीं कर पाई है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए पेसर ने 4 विकेट लिए हैं, स्पिनर ने 2, सेकंड में पेसर ने 7 तो स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पेसर हमारे दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे भी निश्चित तौर पर हुए हैं जहाँ पर सेकंड इनिंग में जो है विकेट ज़्यादा नहीं गिरे हैं, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है चेज हो भी जा रहा है और इस वाले मुकाबले में चेज नहीं हुआ है, इस वाले मुकाबले में चेज नहीं हुआ है, और इस वाले में जो करंट में खेला गया है परसों ही, तो उस वाले में चेज हो गया था और सेकंड इनिंग में विकेट भी कितने गिरे हैं, महज 2, और जबकि इस वाले दूसरे वाले में कितने गिरे हैं, पूरे 8 विकेट गिरे हैं और चेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कहने का टोटली मतलब है कि चेज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, ठीक। उसके बेस पर हम टीम बनाकर चलेंगे। चलो मैं इस वाले मैच को अगर आधार मानकर, ठीक, अगर मैं टीम बनाऊं तो मैं उस समय किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूं, ठीक है। तो इस वाले मैच को अगर मैं आधार मानकर अगर टीम बनाऊं तो मैं किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूं। तो यहाँ पर कंडीशन 2 होंगी। देखिए हमको क्योंकि पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर भी बन रहा है और विकेट भी गिर रहे हैं, और सेकंड इनिंग में किसी मैच में आसानी से चेज, तो किसी मैच में विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो इस वाले कंडीशन के बेस पर 2 कंडीशन होंगी, या तो इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी या वेस्ट इंडीज़। तो मान लो फर्स्ट कंडीशन को पकड़ते हैं, अगर इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं इंग्लैंड की तरफ से ओपनर फिल सॉल्ट, नंबर 2 पर आते हैं विल जैक्स, और नंबर 3 पर आपको मिलेंगे जॉस बटलर। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो फिल सॉल्ट की फॉर्म ज़बरदस्त है, विल जैक्स कोई अच्छे ज़्यादा टच में नज़र नहीं आ रहे हैं, और नंबर 3 पर जॉस बटलर ठीक टच में है। ठीक टच का मतलब होता है कि प्लेयर जो है 20-25 का स्कोर कर रहा है लेकिन उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो एक ठीक टच वाले प्लेयर निश्चित तौर पर जॉस बटलर है। तो इन तीनों में से अगर एक का सिलेक्शन करना हो तो आप फिल सॉल्ट के साथ जा सकते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में भी मिलेंगे। क्योंकि अब दूसरी कंडीशन, ये तो फॉर्म के बेस पर बता दिया कि फिल सॉल्ट की अच्छी फॉर्म है, लेकिन पिच कंडीशन ऐसी है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट भी गिर रहे हैं तो रन भी बन रहे हैं। तो किसी मैच में चाहे आप विल जैक्स हो या जॉस बटलर हो, किसी एक मैच में इन दोनों में से एक को ट्राई करके जरूर चलिएगा। अब बात आती है नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 की। तो नंबर 4 पर मिलेंगे जैकब बेथल, नंबर 5 पर मिलेंगे लियाम लिविंगस्टन और नंबर 6 पर मिलेंगे सैम करन। तो जैकब बेथल जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना, अच्छी फॉर्म में और अच्छे पिक रहेंगे इस वाले मैच में भी। और नंबर 5 पर मिलेंगे आपको लियाम लिविंगस्टन, गेंदबाजी भी कराते हैं साथ में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो बल्लेबाजी से उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ पिछले एक आध इनिंग से ही इनका थोड़ा सा हिसाब थोड़ा सा डाउन चल रहा है, वरना उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में थे, ठीक। एक की प्लेयर का काम लिविंगस्टन कर सकते हैं। और नंबर 6 पर मिलेंगे सैम करन गेंदबाजी से उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन बैटिंग से बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो अगर ओवरऑल इन तीनों प्लेयरों की बात करूँ तो जैकब बेथल, लियाम लिविंगस्टन और सैम करन, ये तीनों प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो इन तीनों में से 2 प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, चाहे आप लिविंगस्टन के साथ जाए या सैम करन, इन दोनों में से एक के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेसर को भी पीछे मदद है और स्पिनर को भी। तो किसी मैच में आप सैम करन तो किसी मैच में आप लियाम लिविंगस्टन के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो टोटली अगर मैं इन 6 प्लेयरों की बात करूँ तो फिल सॉल्ट फॉर्म के बेस पर फिल सॉल्ट, जैकब बेथल, सैम करन और लियाम लिविंगस्टन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक। और अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी मैच में आप क्या कीजिएगा, जॉस बटलर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और लियाम लिविंगस्टन को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस करके आप चल सकते हैं टॉप 6 में से, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि इंग्लैंड ही सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो वहाँ पर पेसर और स्पिनर को यहाँ पिच से मदद है। तो आप अब इंग्लैंड की तरफ से पेसर जो है
साकिब महमूद ठीक टच में है, ठीक है। पिछले मैच में 4 विकेट जरूर लिए उन्होंने, लेकिन उससे पहले उनकी फॉर्म भी उतनी कोई खास नहीं थी। लेकिन हाँ, आप रिस्क लेकर उनको पिक करके चल सकते हैं। रीस टॉपले दूसरे पेसर मिलते हैं। रीस टॉपले की जो करंट की फॉर्म है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक टच में निश्चित तौर पर है, एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को आप पेसर के तौर पर शामिल जरूर कीजिएगा। और आदिल रशीद एक स्पिनर हमारे पास रहेंगे, और किसी मैच में आदिल रशीद को ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पर स्पिनर को भी सेकंड में उतनी ज़्यादा नहीं मदद है। तो और लेकिन आदिल रशीद की फॉर्म अच्छी है, तो फॉर्म के बेस पर ट्राई करके किसी मैच में चल सकते हैं। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन आती है, वेस्ट इंडीज़ अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं ब्रैंडन किंग, नंबर 2 पर इवान लेविस, नंबर 3 पर निकोलस पूरन। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो ब्रैंडन किंग ठीक टच में है, ठीक है, अच्छे फॉर्म में तो हैं, लेकिन इन वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ब्रैंडन किंग निश्चित तौर पर एक ठीक टच में निश्चित तौर पर है, अगर चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और इवान लेविस और निकोलस पूरन में, निकोलस पूरन हमेशा से फॉर्म में ही रहते हैं और हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस रहेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी वेस्ट इंडीज़ के टॉप 3 में से बात। नंबर 4 पर सैमरन हेटमायर मिलेंगे, जिनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, इस मैच में कुछ अलग कर दे वो बात की बात। नंबर 5 पर मिलेंगे रोमन पावेल। रोमन पावेल एक ठीक टच में निश्चित तौर पर है, इस वाले मैच में की प्लेयर का काम रोमन पावेल कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे सैफरन रदरफोर्ड। ठीक है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, भले ही T20 में उतना अच्छा भी प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हाँ ये ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक, एक की प्लेयर की भूमिका निश्चित तौर पर सैमरन रदरफोर्ड की रहेगी। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आप चाहें तो निकोलस पूरन, रोमन पावेल, सैफरन रदरफोर्ड, ये 3 प्लेयर की प्लेयर रहेंगे। इसके अतिरिक्त नंबर 7 पर आते हैं आंद्रे रसल। वो हमेशा से T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन रहे हैं और बॉलर भी, तो आप उनको पिक करके जरूर चलिएगा। अब दूसरी कंडीशन, अब यही क्या होगा, सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग कराएगी, यहाँ पेसर को पीछे ज़्यादा मदद है। तो एक तो हमारे पास आंद्रे रसल ऑलराउंडर रहेंगे ही, दूसरा अगर चाहें तो आप रोमारियो सेफर्ड के साथ जाइएगा, और तीसरा अगर आप चाहें तो समारा जोसेफ के साथ भी जा सकते हैं किसी किसी मैच में। ठीक, अगर स्पिनर के तौर पर ट्राई करना चाहेंगे तो अकील हुसैन या गुडाकेश मोटी में से किसी एक मैच में इन दोनों में से एक को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन आती है, सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए हम टीम किस प्रकार की बनाएंगे। सेकंड इनिंग में मैं इस प्रकार की टीम बना रहा हूँ कि जब टीम चेज़ नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये मैच सेट होगा जब टीम चेज़ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि टीम ने 169 का स्कोर भी बना लिया था, क्योंकि 176 बनाया इसने, तो 169 इसने भी बना दिए, और 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड इनिंग में भी हम जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, मैंने वैसे आपको प्लेयर की फॉर्म बता दी है, तो हम क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, वरना आप टॉप 3 1 2 3 में से जो जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, टॉप 3 में से 2 प्लेयरों को भी पिक करके चल सकते हैं, 1 नंबर 3 नंबर 4 या 5 में से एक। ठीक है, टॉप में से ये इन प्लेयरों को फोकस करके चलना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होती है, तो आप नंबर 4 या नंबर 6 को भी पिक करके चल सकते हैं। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आगे आपको प्लेइंग 11 में मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो सेकंड इनिंग में हमारा फोकस रहेगा 1 3 5 या 2 4 6। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनाएंगे, और ये टीम बनाई मैंने जब चेज़ नहीं कर पा रही है। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, यहाँ पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, तो हम एक पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, प्लस ऑलराउंडर इस पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में यहाँ पर पेसर ने कुछ ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो अगर चाहें तो 2, अगर अच्छे पेसर है अच्छी फॉर्म में है, तो 2 पेसर के साथ जाया जा सकता है, और ऑलराउंडर स्पिनर को भी से भी यहाँ काम चल जाएगा। ठीक है, किसी मैच में रिस्क लेंगे तो फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग में भी आप अगर किसी स्पिनर की अच्छी फॉर्म है तो ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। तो यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर है कि जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके पेसर बॉलर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसको भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं बैट्समैन को। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं कैप्टनसी की बात करूँ बैटिंग सेक्शन, तो फिल शॉर्ट रहेंगे, जैकब बैथल रहेंगे, और सैम करन एक की प्लेयर में वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन रहेंगे। और बॉलिंग सेक्शन से मैं बात करूँगा तो साकिब महमूद और रीस टॉपले में से एक को ट्राई करके चल सकते हैं, अगर आप रिस्क लेंगे तो। अगर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करूँ तो इनकी तरफ से निकोलस पूरन, अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो सैमरन रदरफोर्ड और या आंद्रे रसल, इन दोनों में से किसी एक को आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर चाहे तो निकोलस पूरन, आंद्रे रसल
और अगर थोड़ा सा पेस के साथ जाना चाहते हैं तो रोमारियो शेफर्ड भी एक रिस्की ऑप्शन वाइस कैप्टनसी के रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी टफ रहेंगे। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जहाँ पर टीम चेज़ कर ले रही है, तो जहाँ पर टीम चेज़ कर ले रही है उस कंडीशन के लिए अगर हमको टीम बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। इससे पहले वाले में तो जहाँ टीम चेज़ नहीं कर पाएगी तब हम किस प्रकार की टीम बना के चलते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर टीम चेज़ कर लेगी तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी टीम सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 5 या 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं उसके फॉर्म के बेस पर, ठीक। अगर 6 के बदले 7 नंबर में अच्छा प्लेयर है तो आप 7 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। हम चाहें तो एक पेसर एक स्पिनर प्लस ऑलराउंडर पेसर या रेगुलर पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। अगर सेकेंड इनिंग में हमको पता है बॉस कि यहाँ पर चेज हो जा रहा है तो उस कंडीशन में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से 1, 2 में से टॉप ऑर्डर में से ओपनर में से एक को जरूर पिक कीजिएगा प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। उसके बाद आप चाहें तो 3 नंबर या और 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। प्लेयर की फॉर्म को देख लीजिएगा क्योंकि सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है तो यहाँ पर जो ठीक टच में भी हो, जैसे जॉस बटलर जो है वो ठीक टच में है, तो ऐसे प्लेयर को भी सेकेंड इनिंग में बैटिंग में मौका दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे ब्रैंडन किंग है, रोमन पावेल है, तो ये ठीक टच में है तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, खासतौर पर जब ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करें तो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी आप चाहें तो उसके एक ऑलराउंडर पेसर और ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है, वरना ऐसा होगा नहीं। एक पेसर को निश्चित तौर पर पिक करके जरूर चलेगा, ऑलराउंडर स्पिनर और ऑलराउंडर पेसर हमारी टीम में होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग सोच के टीम को बनाना होगा, ठीक है। वाइस कैप्टनसी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें और कुछ बताना नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी। एक ही चीज़ है कि यहाँ पर सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके बल्लेबाज खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको वाइस कैप्टनसी खासतौर पर दे सकते हैं, और यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है। ये एक ऑप्शन विकल्प खुला रहेगा। अब बात करेंगे हम सीधे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट, करंट की फॉर्म 103 रन, 74 रन, 59 रन, 18, 45 जबरदस्त फॉर्म में। इस मैच में कुछ अलग करें वो बात की बात, वरना जबरदस्त वाइस कैप्टनसी की चॉइस बनेंगे, ठीक है। विल जैक्स की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, रिस्क लेना होगा तो सेकेंड इनिंग पर मैं इनको आप मौका देकर देख सकते हैं, वरना ड्रॉप। नंबर 3 पर आते हैं जॉस बटलर से फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। जॉस बटलर की फॉर्म ठीक है निश्चित तौर पर, लेकिन उतने अच्छे उसमें नहीं है, तो अगर आप रिस्क लेंगे तो पिक करना, वरना सेकंड इनिंग में पिक करके चल सकते हैं। जैकब बैथल की करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है, एक की प्लेयर का काम करेंगे। अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी भी इनको ट्राई करके चल सकते हैं जैकब बैथल को, ठीक है, ठीक। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन करंट की फॉर्म 1 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 124 रन, 39 रन 1 विकेट, और ये प्लेयर एक की प्लेयर की भूमिका में रह सकता है। तो पिक और ड्रॉप लियाम लिविंगस्टन को भी जरूर कीजिएगा। 6 पर मिलेंगे सैम करन, बॉलिंग से इनका कोई खास फॉर्म नहीं है, देखिए 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, लेकिन बल्लेबाजी से इनका शानदार प्रदर्शन किया। फर्स्ट इनिंग में क्या है कि यहाँ पर विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सैम करन हमारे की प्लेयर का काम करेंगे। रिस्क अगर टेकर हैं तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे डैन मूसले, करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, ठीक है। 7 नंबर का प्लेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि स्पिनर को भी बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं मिल रही है, ठीक है। और जैमी ओबर्टन की बात करूं तो 1 विकेट ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। वैसे ऑलराउंडर हैं, ठीक, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। उसके बाद आदिल रशीद की बात करें तो अगर इन प्लेयरों को वहीं पर मौका देना जहां पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर टॉप ऑर्डर बिखर सकता है इंग्लैंड का, तो उस कंडीशन में ही आपको डैन मूसले को ट्राई करके चलना होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे आदिल राशिद, तो करंट की फॉर्म तो इनकी ज़बरदस्त है, फॉर्म के बेस पर चाहें तो इनको एक मैच में आप पिक करके चलना, ठीक है ना, निश्चित तौर पर, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे साकिब महमूद,
ठीक है। पिछले मैच में 4 विकेट, उससे पहले इनकी करंट की जो फॉर्म थी वो कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन हमको पता है कि यहाँ मैंने आपको दोनों वेन्यू मैचेस समझाए, तो आपको लग जाएगा कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ लेना कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा टफ कंडीशन रह सकती हैं। ठीक है, यही इसलिए ये ट्रिक काम करती हैं। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में, अब टीम कुछ अलग कर दे तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, रिच टॉपले की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ इस वाले मैच में ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है, क्योंकि पेसर को थोड़ा सा पिच से मदद है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे ब्रेंडन किंग। करंट की फॉर्म 3 रन, 102 रन, 7 रन, 30 रन, 16 रन। तो कोई एक कंसिस्ट जो परफॉर्मेंस होता है वो परफॉर्मेंस में निरंतरता नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ ट्राई इनको किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे इवान लेविस। फॉर्म देखे 13, 19, 4, 94, 102। ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है, कब फॉर्म में आ जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो किसी मैच में पिक करना, वरना किसी मैच तो आप निश्चित तौर पर इनको ड्रॉप करके चलिएगा। निकोलस पूरन एवरग्रीन बल्लेबाज हैं। ठीक है, और हमेशा से ही ये स्कोर करते हुए नजर आते हैं, निश्चित तौर पर एक पिक बनेंगे। और सैमरन हेटमायर, ठीक है, करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, इस मैच में कुछ अलग कर दें तो वो बात की बात। रोमन पावेल, ठीक है, हमेशा से ठीक टच में रहे हैं और एक की प्लेयर की भूमिका रहेगी। सैमरन रदरफोर्ड और रोमन पावेल, ये 2 प्लेयर हमारे लिए इस वाले मैच में की प्लेयर रहेंगे, रोमन पावेल और सैमरन रदरफोर्ड। ठीक है, 2 प्लेयर पर विशेष फोकस करके वेस्ट इंडीज की तरफ से चलिएगा। और नंबर 7 पर आएंगे आंद्रे रसल। ये हमेशा से ही की प्लेयर रहे हैं T20 के, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नंबर 7, 8 पर बल्लेबाजी करेंगे तो 30 ही रन बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनको 6ठे नंबर पर प्रमोट करना चाहिए वेस्ट इंडीज़ ने। ठीक, और लेकिन एक अच्छे पिक निश्चित तौर पर रहेंगे, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। रोमारियो शेफर्ड पिछले मैच में 35 रन, 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। तो बतौर गेंदबाज आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे अकील हुसैन। पिच में स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मदद निश्चित तौर पर है। करंट की फॉर्म इनकी कोई खास चल नहीं रही है, और इससे पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, अगर वेस्ट इंडीज थोड़ी सी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं अकील हुसैन, लेकिन हाँ अगर जब आपको लगे कि भाई मैं किस के बेस पर टीम बना रहा हूँ, तो उसके बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे गुडाकेश मोटी। तो इनका मोटी का जो चल रहा है हिसाब ठीक ठाक है। ठीक है ना, रिस्क लेंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप। शामारा जोसेफ की बात करें, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं। 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको टीम में पिक करके लेकिन ज़रूर चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थी आपको मैच से जुड़ी हुई वो जानकारी, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।